तो फिल्म की शुरुआत में हम एक स्कूल बस को दिखवाते हैं, जो कि इस स्कूल बस के अंदर तो कई सारे लड़कियां एक दूसरे के साथ बातें करते हुए मजे में स्कूल की ओर जा रहे होते हैं। ये बस स्कूल के पास पहुंच जाने के बाद हम जान पाते हैं कि ये हाई और सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल है। कई सारे फ्रेंड्स अपने बच्चों को कार से बाइक से स्कूल में छोड़ने आते हैं। तब यहाँ पे एक आदमी को दिखवाते हैं जो कि अपनी बेटी को बोल रहा होता है कि तुम सीधे यहाँ से स्कूल के अंदर जाओगी। अगर मैं तुम्हें उस लड़के के साथ बातें करते हुए सुना या फिर देखा तो मैं तुम दोनों को बहुत मारूंगा। ये अपनी बेटी को बता रहा होता है कि मैं अपनी हैसियत से बड़े वाले स्कूल में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं पूरी तरह से बदनाम हो जाऊंगा, तो इसलिए तुम अपने पापा की इज्जत के बारे में भी सोचना। स्कूल के प्लेग्राउंड में दिखवाते हैं कि यहाँ पे लड़कियाँ फुटबॉल खेल रहे होते हैं। स्कूल में कई सारे गेम्स खेले जाते हैं और इससे पता चलता है कि स्कूल की स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है। स्कूल में स्कूल की प्रिंसिपल रश्मिका आ जाती हैं। कुछ देर के बाद स्कूल के अंदर तो प्रेयर चल रहा होता है। तब स्कूल के बाहर दिखवाते हैं दो लड़कियों को, जो कि ये दोनों तो लेट हो जाने की वजह से स्कूल के बाहर ही खड़ी हुई होती हैं। फिर प्रेयर खत्म हो जाने के बाद ये दोनों लड़कियां स्कूल के अंदर आ जाने के बाद जान पाते हैं कि ये स्कूल तो बहुत बड़ा और रेप्यूटेड स्कूल है और लंच टाइम हो जाता है। सारे के सारे लड़कियां बढ़िया तरीके से बातें करते हुए लंच कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे एक लड़की की ड्रेस में खाना गिर जाता है। तब ये लड़की तो अपने ड्रेस को साफ करने जाती है। सारे लड़कियां लंच खत्म करने के बाद मजाक मस्ती करते हुए बातें कर रहे होते हैं। तब दिखवाते हैं कि यहाँ पे तो अचानक से सन्नाटा छाने लग जाता है। लड़कियां कुछ अजीब व गरीब तरह से चुप हो जाती हैं। कोई भी किसी के साथ बातें नहीं करते। लड़कियों को देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि इनको तो कुछ हुआ है। ये सारे के सारे लड़कियां पूरी तरह से घबरा गईं, पसीना पसीना हो गईं। कोई भी किसी के साथ बातें नहीं करता। यहाँ का माहौल तो पूरी तरह से पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है। तब कैंटीन के दो औरतें इन सारे लड़कियों को देखने के बाद इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि इन सारे के सारे लड़कियों को आखिर हुआ क्या है। ये सब चुप क्यों हो गई। यहाँ का वातावरण तो कुछ अजीब व गरीब तरह से बदल गई। एक लड़की की तो सांसें फूलने लग जाती हैं और ये तो कुर्सी से नीचे गिर जाती है। ये लड़की तो सांस ले नहीं पा रही होती है। तब दिखवाते हैं कि यहाँ पे एक आदमी आ जाता है। ये आदमी तो कैंटीन के अंदर लड़कियों के सामने आ जाने के बाद 10 लड़कियों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि तुम 10 लड़कियां खड़ी हो जाओ। लड़कियां खड़ी हो जाने के बाद आदमी तो लड़कियों का नाम पूछता है और तब 10 के 10 लड़कियां तो डरते घबराते हुए अपने नामों को बताने लग जाते हैं। ये आदमी तो सबकी नाम सुनने के बाद लड़कियों को बोलता है कि मैं जो कहूँगा वो सब तुमको करना होगा। और यहाँ पे लड़कियां भी कुछ अजीब व गरीब तरह से इस आदमी की सारे के सारे बातें मानने के लिए राजी हो जाते हैं। टीचर्स क्लास के अंदर पढ़ाने आते हैं। तब दिखवाते हैं कि क्लास के अंदर तो लड़कियां ही नहीं हैं। ये टीचर क्लास से बाहर जा रही होती है। तब वो दिखवाती है कि कोई तो ऊपर से नीचे गिर गया। तब कन्फर्म करने के लिए खिड़की के सामने जाने के बाद कुछ तो दिखवाती है और वो देखने के बाद तो ये टीचर पूरी तरह से घबरा जाती है। और फिर ये तो नीचे आ जाने के बाद दिखवाती है कि एक लड़की छत के ऊपर से नीचे गिर गई और लड़की तो मरने की हालत में है और तब लड़की मर जाती है। ये देखने के बाद ये टीचर तो डर के मारे पूरी तरह से चिल्लाने लग जाती है। यहाँ पे एक गार्ड होता है जो कि ये भी चिल्ला चिल्ला के बोलने लग जाता है कि तुम सारे के सारे लड़कियाँ नीचे उतर जाओ। और तब हम दिखवाते हैं बिल्डिंग के छत के ऊपर इन लड़कियों को, जो ये सभी लड़कियां तो बुरी तरह से डरी और घबराई हुई होती हैं, क्योंकि इन सब की जान तो हलक में है। ये सिक्योरिटी गार्ड तो दौड़ दौड़ के प्रिंसिपल के सामने आ जाने के बाद बताने लग जाता है कि आखिर स्कूल के अंदर जाल किया रहा है। ये प्रिंसिपल मारी हुई लड़की के सामने आ जाने के बाद जब लड़की को देखती है तब ये भी डर जाती है। और फिर ये तो डरते घबराते हुए जब ऊपर देखती है तब वो दिखवाती है 9 लड़कियों को, जो कि चिल्ला चिल्ला के बोलने लग जाती है कि तुम सब नीचे उतरो, तुम सब क्या कर रही हो। और तब ऊपर से लड़कियां भी डरते घबराते हुए बोलने लग जाती हैं कि हमको नहीं मरना मैम, हम सबको बचा लो, हमको नहीं मरना। ये प्रिंसिपल तो लड़कियों के पास ऊपर जा रही होती है। तब लड़कियां तो बताती हैं कि अगर आप हमारे पास आई तो हमको मजबूरन नीचे कूदना पड़ेगा। चिल्ला चिल्ला के सभी लड़कियां बोलने लग जाती हैं कि आप हमारे पास मत आओ। यहाँ का माहौल तो वो आदमी आ जाने के बाद से पूरी तरह से बदल गया। छत के ऊपर टीचर्स आ जाने के बाद लड़कियों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब सभी की सभी लड़कियां रोते हुए बोलने लग जाते हैं कि प्लीज मैम हमारे पास आने की कोशिश भी मत करना। वो अंकल ने बोला है कि अगर तुम्हारे पास कोई आए तो तुम सब लड़कियां नीचे कूद जाना। ये प्रिंसिपल को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करें, इन लड़कियों को कैसे नीचे उतारे, क्या करे क्या नहीं। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि लड़कियों के पास जाके बातें करने की कोशिश भी करें तो फिर लड़कियां तो नीचे कूद जाएंगी
जाएंगी। उसके बाद ये पूछती है कि कौन है वो आदमी जिसकी बातें तुम सब मान के मरने के लिए भी राजी हो गए। माहौल पूरी तरह से गर्मा गर्मी में चल रहा होता है। तब ये सिक्योरिटी गार्ड तो इस लड़की के सामने आ जाने के बाद लड़की के पैर को पकड़ के लड़की को नीचे खींचने की कोशिश करने लग जाता है। तब ये लड़की तो नीचे गिर जाती है। गिर के लड़की मर जाती है। उसके बाद और एक लड़की भी नीचे कूद के मर जाती है। यह सब देखने के बाद ये प्रिंसिपल तो बुरी तरह से रोने लग जाती है। उसके बाद तो कुछ अजीब व गरीब तरह से ये सारे के सारे लड़कियां नीचे कूद के मर जाती हैं। सीन चेंज हो जाने के बाद यहाँ पे एक आदमी अथर्वा को दिखवाते हैं। उसके पास तो उसकी बेटी आर्या होती है, जो कि आर्या को तो देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि इसको तो कुछ हुआ है। ये किसी की गुलाम है। ये किसी के साथ बातें नहीं करती, अपने पापा के साथ भी बातें नहीं करती, सिर्फ मुस्कुराती रहती है। अथर्वा तो अपनी बेटी की अच्छी तरह से ख्याल रखता है। ये शॉप के अंदर कुछ खरीदारी कर रहा होता है। तब ये न्यूज के माध्यम से जान पाता है कि स्कूल के 10 लड़कियों ने स्कूल के छत से कूद के अपनी जान दे दी और लड़कियों की उम्र सिर्फ 18 से 19 साल थी। ना स्कूल के अंदर एग्जाम हुआ है, ना एग्जाम के रिजल्ट आया है। तो बच्चों के अंदर कोई भी सामूहिक दबाव नहीं था, कोई भी मेंटली प्रेशर नहीं था। तो फिर लड़कियों ने किस लिए अपनी जान दे दी। यह सब सुनने के बाद अथर्वा तो तुरंत निकल जाता है। स्कूल पे दिखवाते हैं कि माहौल तो पूरी तरह से खराब है। बच्चों के पेरेंट्स बैरिकेड्स को तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर तो उनके बच्चे हैं। यहाँ पे पुलिस वाला तो इस प्रिंसिपल को पूछने की कोशिश करने लग जाता है कि आखिर स्कूल के अंदर हुआ क्या, डिटेल में सब कुछ बताएं। लेकिन ये प्रिंसिपल तो रोने में ही लगी होती है। लड़कियों के डेड बॉडीज यहाँ से भेजा जाता है। यहाँ पे अथर्वा को दिखवाते हैं, जो कि अपने घर पे एक कमरे के अंदर आ जाने के बाद कमरे के अंदर तो एक बुजुर्ग आदमी होता है और इसको पूछता है कि वशीकरण विद्या और कौन कौन जानता है। तब ये बूढ़ा आदमी तो हंसने लग जाता है। स्कूल के अंदर दिखवाते हैं कि ये पुलिस वाले तो बच्चों को पूछताछ करते हुए पूछ रहे होते हैं कि स्कूल के अंदर आखिर हुआ क्या था। ये लड़की तो बता रही होती है कि उसके ऊपर खाना गिर जाने की वजह से ये तो मेस से बाहर निकल गई कपड़े को साफ करने के लिए, और जब ये मेस के अंदर आई तो दिखवाई थी कि मेस के अंदर तो सारे के सारे लड़कियां बुरी तरह से डरे और घबराए हुए थे। उसके बाद ये लड़की तो डर के मारे बाथरूम के अंदर छुप गई। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये लड़की तो मेस के अंदर लंच नहीं किया था। ये पुलिस वाला तो इस लड़की को पूछ रहा होता है कि वो लड़कियां किसी अंकल के बारे में बातें कर रहे थे, वो अंकल कौन है। लेकिन ये लड़की तो बताती है कि मुझे नहीं पता। पुलिस वालों के साथ स्कूल के स्टाफ्स मेस के अंदर आने के बाद लड़कियों को समझाने की कोशिश करने लग जाते हैं कि तुम सबको कुछ नहीं होगा, तुम सब डरो मत, कुछ नहीं होगा। तब एक लड़की तो इस पुलिस वाले के सामने आने के बाद पुलिस वाले को बताती है कि मुझे अंकल ने आपको एक मैसेज देने के लिए बोला है और बोलती है कि आपको प्रताप अंकल को ढूंढना है। लड़की तो पूछने पर नहीं जानती कि वो प्रताप अंकल कौन है। और ये पुलिस वाला तो लड़की से पूछता है कि किस अंकल ने तुम्हें ये मैसेज देने के लिए बोला है। और तब ये लड़की तो बोलती है कि मैं नहीं बताऊंगी, अंकल ने कुछ बताने से मना किया है। ये सब सुनने के बाद तो प्रिंसिपल गुस्सा होके लड़की को डांटने लग जाती है। तब ये लड़की तो रोने लग गई। लड़की से पुलिस वाला पूछता है कि और क्या मैसेज है। तब ये लड़की तो बताने लग जाती है कि अगर प्रताप अंकल नहीं मिले तो शहर की हालत खराब हो जाएगी। 10 लड़कियों की मौत तो शुरुआत है और बहुत कुछ होना बाकी है। आपको जल्द से जल्द प्रताप अंकल को ढूंढना होगा। जब तक प्रताप अंकल नहीं मिलेंगे तब तक ये सब चलता ही रहेगा। इस लड़के की मैसेज खत्म हो जाने के बाद मेस के अंदर बैठी सारी लड़कियां अचानक से इन सब के ऊपर हमला करते हुए यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। और प्रिंसिपल तो मेस के अंदर काम करने वाली औरत को दिखवाती है, जो कि ये तो मर गई, इसको वो अनजान आदमी ने मारा होगा। स्कूल के बाहर दिखवाते हैं कि सारे के सारे लड़कियां दौड़ते हुए पुलिस वालों के ऊपर हमला करते हुए बैरिकेड्स के सामने आने के बाद सारे के सारे बैरिकेड्स को तोड़ के बाहर खड़ी भीड़ के अंदर घुसते हुए लोगों के ऊपर हमला करते हुए सभी लड़कियां स्कूल से भाग जा रही होते हैं। पुलिस वालों को तो लड़कियों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जिसने भी लड़कियों को रोकने की कोशिश की उनको लड़कियां बुरी तरह से मारने लग जाते हैं। ये पुलिस वाला तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि स्कूल के अंदर आखिर ये सब हो क्या रहा है, लड़कियां किसके कहने पर ये सब कर रही हैं। यहाँ पे स्कूल की लड़कियां तो पब्लिक प्लेस पे आने के बाद किसी के ऊपर भी हमला करने लग जाते हैं। बस के अंदर घुसने के बाद बस के अंदर के लोगों के ऊपर भी हमला करने लग जाते हैं। ये लड़की तो इस आदमी के ऊपर गरम गरम तेल डाल देती है। तेल इस आदमी के ऊपर गिरने की वजह से इस आदमी की तो दर्द के मारे फट गई। रास्तों पे तो गाड़ियों के ऊपर हमला करके लड़कियां लोगों को चबाने लग जाते हैं। बुरी तरह से लोगों के ऊपर हमला करते हुए उनको जान से मारने लग जाते हैं। एक लड़की तो फ्यूल पंप पे आने के बाद पेट्रोल के अंदर आग जला के फ्यूल पंप को ही उड़ा डालती है और वो खुद भी फट के मर जाती है। अथर्वा तो यह सब न्यूज़ के माध्यम से सुन और देख रहा होता है और ये भी सुन पाता है कि किसी प्रताप अंकल को ढूंढने के लिए लड़कियां ये सब कर रही हैं। अथर्वा कुछ चीज़ों को मंगाता है, जो कि ये चीज़ें क्या है ये तो रिवील नहीं किया जाता। प्रताप इस बुढ़े के कमरे के अंदर आ जाने के बाद
ये तो इस बुढ़ी को कस के जंजीरों से बांध देता है और फिर ये तो रात हो जाने के बाद कार से कहीं तो निकल जाता है। स्कूल पे मेस के अंदर तो लड़कियों के पेरेंट्स पूरी तरह से डरे और घबराए हुए होते हैं और तब ये पुलिस वाला तो सभी पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करने लग जाता है कि अब सभी अपने अपने बच्चों के पास रहिए और समझा बुझा के अच्छी तरह से बातें करने की कोशिश कीजिए। कोई भी अपने बच्चे के साथ फोर्सफुली बातें नहीं करेगा। और तब ये लड़की तो पुलिस वाले को बताती है कि आपके पास सिर्फ 5 मिनट ही बाकी हैं। ये सुनने के बाद ये पुलिस वाला तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि 5 मिनट के बाद आखिर होगा क्या। पूछने पर लड़की तो बताती है कि बहुत बुरा होने वाला है और तब दिख पाती है कि यहाँ पे मेस के अंदर अथर्वा आ जाता है और इन सबको बताता है कि प्रताप मेरे पास है, मैंने प्रताप को कैद करके जिंदा रखा है। इससे तो हमको ये पता चलता है कि अथर्वा के घर में एक कमरे के अंदर जो बुजुर्ग आदमी है जिसको अथर्वा ने जंजीरों से बांध के रखा है, उसी बुजुर्ग आदमी का नाम ही प्रताप है। और बताता है कि इन लड़कियों के ऊपर वशीकरण हुआ है और ये सब जो भी कर रहा है वो एक जालिम आदमी है, एक राक्षस के समान। तुम लोग जितना ज़्यादा दुखी होगे, रोओगे, चिल्लाओगे, तड़पोगे, उतना ही उससे मज़ा आता है। वशीकरण ऐसी एक विद्या है जो जिसके ऊपर किया जाए वो उसके कंट्रोल में आ जाता है। वशीकरण करने वाला जो भी उसको कहेगा वो सब उसको करना ही पड़ता है, जिसे स्कूल की लड़कियां कर रही हैं। और यही रियलिटी है, तुम सब कुछ नहीं कर पाओगे। जो भी करने वाला कहेगा, वशीकरण हुई सभी लड़कियां उसकी बात को फॉलो करेंगे, क्योंकि सभी लड़कियां वशीकरण करने वाले के कंट्रोल में हैं। और फिर अथर्वा तो जान पाता है कि वशीकरण करने वाला आदमी यही है, लड़कियों के पास, क्योंकि उसको तो लड़कियों के पास ही रहना पड़ेगा। और तब हम दिख पाते हैं ये आदमी को, जो कि इसी ने सभी लड़कियों के ऊपर वशीकरण किया होता है। ये तो बढ़िया तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए इन सब के साथ बात करते हुए बोलता है कि मैं ही हूँ जो इन सभी लड़कियों के ऊपर काला जादू करते हुए इन सबको वशीकरण किया हुआ है। अगर तुम लोग मुझे कुछ भी किया, मुझे कुछ भी हुआ, मुझे एक खरोच भी आई, तो मेरे कहने पर ये सभी लड़कियां अपनी जान दे देंगी, अपने आप को जला के मार देंगी। ये आदमी तो इस लड़की को बोला था कि अगर प्रताप अंकल मिल जाए तो उसको क्या करना है, लेकिन लड़की तो भूल गई थी कि उसके बाद उसको क्या करना था। और तब ये आदमी तो लड़की को चांटा मार के, लड़की को चाकू पकड़ा के अपनी नास काटने के लिए बोलता है। तब ये लड़की तो थोड़ी सी भी देर न करते हुए अपने हाथ की नास को काट लेती है। ये देखने के बाद तो यहाँ के सारे लोग बुरी तरह से डर जाते हैं, सिवाय इस आदमी के। ये तो बढ़िया तरीके से हंसने में लगा होता है। फिर आदमी लड़की को बताता है कि अगर तुम्हें कोई बचाने आए तो तुम फिर से 3-4 बार अपने हाथ काट लेना। ये सुन के तो लड़की बोलती है कि मुझे बचाने कोई नहीं आओगे। उसके फादर खून रोकने के लिए सामने जाते हैं। तब ये लड़की तो अपने हाथ को फिर से काटना शुरू कर देती है। यहाँ पे सभी के सभी रोने में लगे होते हैं। तब इस आदमी को तो मजा आ रहा होता है। लड़के की माँ तो खून देखने के बाद इस आदमी की पैर फट जाती है और बोलने लग जाती है कि मुझे अपनी बेटी को बचाना है। और बोलने लग जाती है कि मुझे अपनी बेटी को बचाना है, मुझे इसको अस्पताल ले जाने दो। जो कि लड़के की हाथ में से तो बहुत सारा खून निकल रहा होता है। अगर इसी तरह से खून निकलता रहा तो लड़की मर जाएगी। यहाँ पे लड़की तो देख पाती है कि ये पुलिस वाला तो इस आदमी को मारने के लिए गन निकालने जा रहा होता है। तब लड़की तो गन निकालने से पहले ही चाकू से पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देती है। सभी लड़कियां लॉयल हैं, धोखा कोई नहीं दे रही। यहाँ पे लड़की तो खून ज्यादा निकालने के वजह से ये तो नीचे गिर जाती है। लड़के की माता पिता तो गिड़गिड़ाते हुए बोल रहे होते हैं कि हमें अपने बच्चे को अस्पताल लेने दो, लेकिन ये आदमी को तो तरस बिल्कुल नहीं आ रहा होता है। ये सभी को यहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है, सिर्फ लड़कियों को छोड़ के। अगर ऐसा नहीं किया तो सभी मरेंगे। सारे पेरेंट्स बाहर नहीं जा रहे होते हैं। तब ये आदमी तो एक लड़के को बुला के इस लड़के को गन पकड़ा के बताता है कि अगर यहाँ से लड़कियों के माता पिता बाहर नहीं निकले तो तुम सभी को गोली मार देना, और स्टार्ट तो तुम अपने माता पिता को मार के करो। ये लड़की अपने माता पिता को बाहर जाने के लिए बोलती है, लेकिन ये दोनों नहीं जा रही होती हैं। तब लड़की तो अपने माता पिता के ऊपर गोली चला के दोनों को मार डालती है और 2 को भी मार डालती है। सभी लड़कियों के माता पिता मेस से निकल जाने के बाद यहाँ पे सन्नाटा हो जाता है। तब ये आदमी तो अथर्वा से बातें करते हुए पूछता है कि प्रताप कहाँ पर है, तुम्हारी मुलाकात प्रताप से कैसे हुई। ये सुनने के बाद तो अथर्वा बताता है कि प्रताप ने मेरी बेटी का वशीकरण किया। मेरी बेटी पिछले 12 सालों से वशीकरण के अंदर ही है। और बोलता है कि प्रताप को मैंने जंजीरों से बांधकर कैद करके रखा हुआ है। पिछले 12 सालों से वो दर्द के मारे तड़प रहा है, मारने की मुझसे भीख मांग रहा है, लेकिन मैंने उसे जान से नहीं मारा। ये सब सुनने के बाद तो ये आदमी गुस्सा होने लग जाता है और बोलता है कि प्रताप मेरे गुरु हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं।
अगर मुझे प्रताप नहीं मिला ना तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर कर दूंगा। लेकिन अथर्वा तो थोड़ी सी भी ना डरते हुए बोलता है कि मैं तुमसे डरता नहीं, तुमको जो कुछ भी करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हें प्रताप को नहीं देने वाला। अगर तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें प्रताप को सौंप सकता हूँ। मेरी बेटी को वशीकरण से बाहर निकालो और तुम्हें प्रताप मिल जाएगा। ये सुनने के बाद ये आदमी तो गुस्सा हो जाता है। तब ये लड़की छींकती है, छींकते हुए इन दोनों की बातों में इंटरप्ट करती है। तब ये तो लड़की को सांस ना लेने के लिए बोलता है और तब लड़की तो सांस बिल्कुल नहीं लेती। लड़की की दम घुट घुट के मौत हो जाती है, लेकिन सांस तो बिल्कुल नहीं लेती। अथर्वा इस आदमी से बोलता है कि मुझे जाना होगा, अगर मैं सही टाइम पे घर नहीं पहुंचा तो प्रताप भी इसी तरीके से दम घुट घुट के मर जाएगा। लेकिन ये आदमी तो प्रताप को रोकता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे रश्मि का आ जाने के बाद ये आदमी तो मैम से दो बस की जुगाड़ करने के लिए बोलता है और बताता है कि बस के अंदर लड़कियाँ भी जाएंगी। अगर तुमने पीछा करने की कोशिश की तो सभी लड़कियों की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। लड़कियों को तुम ही बचा सकती हो। जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा, सुबह होने के बाद ही मैं सभी लड़कियों को आज़ाद कर दूंगा। यहाँ पे दिखाते हैं कि सभी लड़कियाँ स्कूल से बाहर आ जाने के बाद ये आदमी और अथर्वा के साथ बस के अंदर बैठ जाते हैं। ये सब अथर्वा के घर की ओर जा रहे होते हैं। तब दिखाते हैं कि एक लड़की तो एक इंसान को पत्थर से कुचल कुचल के मारने में लगी होती है। तब ये आदमी तो बस रुकवाने के बाद इस लड़की को भी बस के अंदर बुलाता है, लेकिन ये लड़की तो बस के अंदर घुसने की बजाय यहाँ से भाग जाती है। यह तो कुछ अलग हो जाता है। भाग जाने वाली लड़की तो इस आदमी की बात नहीं सुनती। ऐसा लग रहा होता है कि इस आदमी की वशीकरण की शक्ति उस लड़की के ऊपर कम हो गई। बस के अंदर ये आदमी तो अथर्वा से बातें करते हुए बोलने लग जाता है कि तुम्हारे जैसे मामूली आदमी आखिर किस तरह से प्रताप भाई को कैद कर सकता है। आखिर तुम किस तरह से प्रताप भाई को बंदी बना सकते हो, क्योंकि उनकी शक्तियां तो मेरे से भी ज्यादा है। तब अथर्वा तो बोलता है कि घर पहुंचने के बाद तुम प्रताप से मिलने के बाद ही जान पाओगे और पूछता है कि कई वर्षों के बाद तुम प्रताप से क्यों मिलना चाहते हो। तब ये आदमी तो बताने लग जाता है कि मैं प्रताप को कई सालों से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन प्रताप भाई मुझे मिले नहीं और तब जाके मुझे ये कदम उठाना पड़ा। इन सभी लड़कियों को वशीकरण करके मैंने प्रताप भाई को ढूंढना चाहा। ये सब अथर्वा के घर में पहुँच जाने के बाद ये आदमी तो कुछ लड़कियों को घर की पहरेदारी करने के लिए बाहर छोड़ता है और कुछ लड़कियों को तो अपने साथ अंदर लेके जाता है। घर के ऊपर कमरे के अंदर आ जाने के बाद ये आदमी तो आर्या को दिखवाता है, जो कि अथर्वा तो बोलता है कि मेरी बेटी को वशीकरण से बाहर निकालो। लेकिन ये आदमी तो कहता है कि पहले मुझे प्रताप को देखना है। फिर नीचे बुढ़े के कमरे के अंदर आ जाने के बाद ये आदमी दिखवाता है कि उसके प्रताप भाई को तो कीड़े मकोड़ों की तरह कमरे के अंदर ठूसा गया है। बुरी और दर्दनाक तरीके से जंजीरों से बांध के रखा गया है। प्रताप तो जिंदा है लेकिन होश में नहीं। अथर्वा तो बोलता है कि प्रताप को मैं होश में लाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी बेटी को वशीकरण से बाहर निकालना होगा। इस आदमी को तो प्रताप की हालत को देख बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ये तो अथर्वा को कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि प्रताप की होश आ जाने के बाद ये और काला जादू तंत्र मंत्र सीखने वाला है। प्रताप ने जिस तरह की वशीकरण आर्या के साथ किया है, उस तरह की वशीकरण की विद्या सीखने के लिए यह आदमी प्रताप को होश में लाने वाला है। उसके बाद तो अथर्वा अपने बेटी को कमरे से यहाँ पे नीचे लेके आ जाता है, क्योंकि आर्या के ऊपर से वशीकरण को हटाने के लिए प्रताप की भी जरूरत है। आर्या तो सिर्फ मुस्कुराने की पोज में ही होती है। यह आदमी तो अथर्वा से बोलता है कि तुम्हारा कोई उधार बाकी था क्या प्रताप से। तब अथर्वा तो बताता है कि उसने मेरी बेटी को शक्कर खिलाई थी, और तब यह आदमी तो बोलता है कि शक्कर पे ही तो वशीकरण की विधि की जाती है, पर वो तो हमेशा नहीं रहता, किसी भी वक्त टूट जाता है। 12 सालों के लिए तो बिल्कुल नहीं। और बताने लग जाता है कि इन सभी लड़कियों को मैंने काला जादू किया हुआ मंत्रों के खाना ही खिलाया था, जो कि मेरे वाली वशीकरण तो 2 या 3 घंटे मैक्सिमम 24 घंटे तक रहता है। उसके बाद वशीकरण तो टूट जाता है, वो भी तब जब मैं लड़कियों के पास ना रहूं। और इसलिए तो वो लड़की जो बस के बाहर खड़ी थी वो मेरे बुलाने के बाद भी बस के अंदर नहीं आई, क्योंकि उस लड़की के ऊपर से तो मेरा वशीकरण कम होते जा रहा था। लेकिन तुम्हारी बेटी के साथ जो वशीकरण हुआ है वो तो बहुत भयंकर है। तुम्हारी बेटी तो 12 सालों से वशीकरण के अंदर ही है। प्रताप के साथ तुमने कुछ तो किया था, तुम्हारा कुछ तो बाकी है, लेकिन अथर्वा को तो कुछ याद नहीं आ रहा होता है। और फिर ये तो दिमाग को जोर लगाते हुए याद करने की कोशिश करने लग जाता है। तब इसको याद आ जाता है कि प्रताप ने अथर्वा को चाय पिलाई थी और चाय के पैसे तो प्रताप ने दिया था, जो कि 10 रुपए था। और तब ये आदमी तो बोलने लग जाता है कि 10 रुपए भाई को दे दो। ये जानने के बाद तो अथर्वा पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि 10 रुपए के लिए भला कौन किसी के ऊपर वशीकरण
करता है और तब अथर्वा तो 500 का नोट निकालता है क्योंकि उसके पास तो 10 का छुट्टा नहीं होता। लेकिन ये आदमी तो चिल्ला के बोलता है कि 10 माने 10, तुम्हें प्रताप भाई को 10 रुपए ही देना पड़ेगा। और तब ये तो 10 रुपए ढूंढने लग जाता है और फिर 10 रुपए मिल जाने के बाद ये तो प्रताप को होश में लाने लग जाता है क्योंकि 10 रुपए तो इसको ही देना है। प्रताप होश में आ जाने के बाद जान पाता है कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। ये आर्या को दिखवाता है और प्रताप कुछ तो बताने की कोशिश कर रहा होता है। तब अथर्वा तो 10 रुपए प्रताप के हाथ में दे देता है और तब ये आदमी तो बताता है कि तुम्हारी बेटी वशीकरण से छूट गई, जाओ तुम्हारी बेटी को पुकारो, उसके बाद तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। अथर्वा तो चिल्ला चिल्ला के आर्या को पुकारने लग जाता है। तब हम दिख पाते हैं कि आर्या तो होश में आ जाती है, वशीकरण से मुक्त हो जाती है और फिर आर्या तो प्रताप को देखने के बाद इसकी तो डर के मारे फट गई। कमरे के बाहर तो आर्या चिल्ला चिल्ला के रो रही होती है। तब कमरे के अंदर जंजीरों को खोलने के बाद इस आदमी को पता चलता है कि प्रताप तो ठीक से बोल नहीं पा रहा। ये जान पाता है कि अथर्वा तो इसकी जुबान को ही काट दिया, ना ये अपनी जुबान से मंत्रों को पढ़ पाएगा ना किसी को वशीकरण कर पाएगा। ये जानने के बाद तो अथर्वा को मारने लग जाता है। इस आदमी को तो प्रताप की जुबान की ही रिक्वायरमेंट थी। ये आदमी तो सब कुछ सीख लिया था लेकिन आखिरी गुरु मंत्र सीखना बाकी था। ये तो आर्या को चोट पहुंचा रहा होता है। तब अथर्वा तो अपने कान में ईयर प्लग डाल के एक साउंड को बजाता है। इस आवाज को सुनने के बाद इस आदमी के शायद सभी लड़कियों के कानों में दर्द हो रहा होता है और इसी का फायदा उठा के अथर्वा तो इसको मार के बेहोश कर देता है और इसको भी कमरे के अंदर जंजीरों से बांध देता है और इसकी जाबान को भी काट देता है। फिर सुबह हो जाने के बाद यहाँ पे इस पुलिस वाले के साथ रश्मिका मैम भी आ जाती है और तब अथर्वा तो इन दोनों से बातें करते हुए बोल रहा होता है कि इन दोनों हैवानों को मेरे पास ही रहने दो, मैं इन दोनों को हर दिन तड़पाऊंगा, इसे दर्द पहुंचाऊंगा कि किसी को परेशान करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। अथर्वा उन दोनों को नहीं छोड़ने वाला, उन दोनों को न मारने देगा न जीने देगा। इस कमरे के अंदर से तो चिल्लाने की आवाजें आ रहे होते हैं। जुबान दोनों की कटी हुई है लेकिन कहने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम दोनों को छोड़ दो, गलती हो गई माफ कर दो, यहाँ रहना नरक से भी बदतर है। ये सब सुनने के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और थोड़ी सी मेहनत करके सब्सक्राइब बटन को दबा देना।